मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो ऐतिहासिक वीडियो है और भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें मैंने स्टैटिक जीके के भी कई प्रश्नों को लिया है। आप इस वीडियो को देखें और प्रधानमंत्री के रिकॉर्डों से भी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। ध्वजारोहण से संबंधित उनके महत्वपूर्ण रिकॉर्डों के बारे में चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ में उनकी महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की मैं ऐतिहासिक वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 12वीं ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है लाल किले पर 12वीं बार और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है। और इस वर्ष गार्ड का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस शेखो ने किया। और दोस्तों, फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहायता किया। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट डाउन करें। किसने कितनी बार तिरंगा फहराया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 16 बार तिरंगा फहराया और दोस्तों नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और रिकॉर्ड बनाया है। और मनमोहन सिंह ने 10वीं बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार और राजीव गांधी ने 5 बार। दोस्तों, आपको बता दें, लाल किले से सबसे लंबा स्पीच का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया। 2025 के ध्वजारोहण के दौरान उन्होंने 103 मिनट लंबी स्पीच दी, जो कि किसी भी प्रधानमंत्री का दिया हुआ सबसे लंबा भाषण है आज तक के इतिहास में। और इससे पूर्व 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने 98 मिनट भाषण दिया था। इसके बाद आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का 72 मिनट उन्होंने भाषण दिया था 1947 में। इंद्र कुमार गुजराल ने 71 मिनट 1997 में भाषण दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 50 मिनट 2005 में भाषण दिया था। और दोस्तों, आपको बता दें, नोट डाउन करें, सबसे छोटी स्पीच देने का रिकॉर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष था 1954, 14 मिनट। और दोस्तों, इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने भी ये 14 मिनट भाषण दिया था 1966 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 मिनट स्पीच दिया था 2002 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 32 मिनट स्पीच दिया था 2012 में। तो दोस्तों, रिकॉर्डों को एक ना एक दिन टूटना है और खेल के मैदान में अक्सर रिकॉर्ड टूटते हैं और अब राजनीति के मैदान में भी रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, जीएसटी सुधार अक्टूबर 2025 तक लागू किए जाएंगे। सरकार माल और सेवा कर संरचना को संशोधित करेगी, आवश्यक वस्तुओं पर दरों को कम करेगी और घरों और छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब को सुव्यवस्थित करेगी।
11 लाख करोड़ की युवा रोजगार योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों को 15,000 एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी, जिसका लगभग लक्ष्य है 3.5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिले। और दोस्तों, वर्ष के अंत तक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स घरेलू स्तर पर निर्मित चिप्स के 2025 के अंत से पहले बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है, जिससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का समर्थन मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। सुरक्षा के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई। देश भर में सामरिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक दशक लंबा कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य 2035 है। सिंधु जल संधि की समीक्षा। सरकार ने जल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संधि का पुनर्मूल्यांकन करेगी तथा कृषि पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति। भारत ने 2030 की समय सीमा से पहले गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सशस्त्र बलों के हालिया अभियानों की सराहना प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को स्वीकार किया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका के लिए सशस्त्र बलों की प्रशंसा की है। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया, जो भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। श्री मोदी ने पिछले साल 78वें स्वतंत्रता दिवस पर 98 मिनट के भाषण को इस बार तोड़ दिया है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नया भारत समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। दोस्तों, 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 की थीम है नया भारत समृद्ध और साहसी। यह थीम भारत सरकार के विकसित विजन 2047 को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस का कौन सा संस्करण था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, 79वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है 79, 79। दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी के क्रम को बढ़ा रहा हूं और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। महत्वपूर्ण सीरीज को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। और दोस्तों, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन करें। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कौन सी वर्षगांठ थी? तो दोस्तों, उत्तर है 78वां। और दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज न हो, और 78वां वर्षगांठ था और मनाया गया 79वां संस्करण था। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? तो दोस्तों, उत्तर है प्रधानमंत्री, और राज्यों में मुख्यमंत्री फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पद पर ध्वजारोहण करते हैं और राज्यों में राज्यपाल करते हैं। तो इसे नोट डाउन करें।
15 अगस्त 1947 को किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अलावा निम्न कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों नोट डाउन करें। ये देश हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिंकस्टीन, उपयुक्त सभी। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई? तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? उत्तर है वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? तो उत्तर है अनुच्छेद 19A। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया? तो दोस्तों वर्ष था 1911 और जगह था कोलकाता। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? उत्तर है शीर्ष भाग। प्रति वर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो उत्तर है 25 जून। भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष की गई? उत्तर है 2021। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किए? उत्तर है 200 साल। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? तो उत्तर है माउंटबेटन प्लान। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है JB कृपलानी। 1900 दोस्तों 1947 के समय स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? उत्तर पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? उत्तर है 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर है अरुणा आसिफ अली। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहां? उत्तर है 7 अगस्त। नोट डाउन करें 7 अगस्त 1906। जगह था इंडिया गेट दिल्ली। प्रति वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 22 जुलाई। राष्ट्रीय गान और जनगण मन के रचयिता कौन है? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है सी राजगोपालाचारी। दोस्तों यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा ने सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? उत्तर है रेडक्लिफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की चक्र कब अस्तित्व में आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर है 22 जुलाई 1947। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितने समय लगता है? उत्तर है 52 सेकेंड। किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आने वाले केबीसी में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कितना
आरक्षण प्रदान किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 10%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी। यह आरक्षण राज्य सरकार के अंतर्गत वर्दीधारी समूह सी यानी ग के पदों पर लागू होगा। पूर्व अग्निवीरों को भत्ता प्रक्रियाओं में शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी जाएगी। उन्हें आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2025 में संशोधन पारित किया है। नए प्रावधानों का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण के लिए कठोर दंड लगाना है। संसाधनों में कठोर दंड, धर्मांतरण के लिए डिजिटल प्रचार, पूर्ण प्रतिबंध और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय शामिल हैं। सरकार ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यह विधेयक 19 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के कितने बीएसएफ जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 16 जवान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले वीरता पदक धारकों की सूची जारी की, जिसमें 16 बीएसएफ जवान ऑपरेशन सिंदूर के बहादुर सैनिक को शामिल किया गया है। इन जवानों ने भारत पाक सीमा पर गहरी जिम्मेदारी और साहस का परिचय दिया। 16 जवानों के अलावा विशिष्ट सेना के लिए 5 बीएसएफ कर्मियों को राष्ट्रपति पदक और 16 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक मिले। केंद्र सरकार ने केंद्रीय और राज्य बलों के 1090 पुलिस कर्मियों के लिए सेवा पदक की घोषणा की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई। स्थान था पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके। समय था 7 से 10 मई 2025। उद्देश्य था आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, जवाबी सैन्य दबाव बनाना। नेतृत्व किया था भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त अभियान था। लक्ष्य था 9 आतंकी अड्डे, 11 पाकिस्तानी एयर बेस को नष्ट करना। परिणाम था 100+ आतंकी मारे गए और पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठानों को गहरी चोट पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी का शताब्दी वर्ष कब मनाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा यूपीएससी शताब्दी वर्ष। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। उद्देश्य है भारत की सिविल सेवाओं में पारदर्शिता, योग्यता और निष्पक्षता के 100 वर्षों का उत्सव मनाना। संघ लोक सेवा यूपीएससी के बारे में जानकारी। दोस्तों, स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है और वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय कुमार। संवैधानिक आधार ये भाग संविधान के भाग 15 से लिया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 है। मंत्रालय है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है
और दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान किससे सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए NABH। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान 200 NABH से सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और दोस्तों सर्टिफिकेट प्रदान किया है NBH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। दोस्तों NABH भारत सरकार में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCT के अंतर्गत कार्यरत एक बोर्ड है। NABH की स्थापना 2005 में हुई थी। NABH का उद्देश्य है अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों हरियाणा ने चौथी बार सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों वर्गों में समग्र टीम खिताब जीता है। लड़कों के वर्ग में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल कर टीम खिताब अपने नाम किया। लड़कियों के वर्ग में हरियाणा 5 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य सहित 57 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। हरियाणा के बारे में जानकारी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा सीट है 90। राज्यपाल हैं, अभी नए राज्यपाल बने हैं प्रोफेसर आशीष कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध निर्णय लेने वाला विभाग था अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। दोस्तों सभी विभागों और संस्थानों को हरिजन शब्द का प्रयोग बंद करने का आदेश दिया गया। केवल संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति का प्रयोग किए जाने का निर्देश दिया गया है। उड़िया और अन्य भाषाओं में उचित अनुवाद का पालन अनिवार्य किया गया। उड़ीसा के बारे में जानकारी, दोस्तों उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीट है उड़ीसा में 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचांक
श्रेष्ठ पहल का शुभारंभ किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पूर्ण सलीला श्रीवास्तव इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अहमदाबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक एसजीएम ने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत की दावेदारी में पलड़ा भारी हो गया है और उम्मीद है कि भारत को राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने का मौका मिलेगा वर्ष 2030 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ जल दोस्तों इसे फिर से सुने, हाल में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो 11 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को। राजधानी ईटानगर है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक और लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 60। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सियामो जिले से 700 मेगावाट की टाटो 11 जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के 72 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी, राष्ट्रीय ग्रिड को सुदृढ़ बनाएगी और देश के सबसे दूरस्थ जिलों में से एक में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MERIT योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई, इसका कुल परिव्यय कितना है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 4,200 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, MERIT का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट टू टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। दोस्तों, मंजूरी तिथि 8 अगस्त 2025 को मंजूरी मिली। मंजूरी देने वाला निकाय है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कुल परिव्यय है 4,200 करोड़। उद्देश्य है NEP 2020 के अनुरूप तकनीकी शिक्षा में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में PM ड्राइव योजना को कब से कब तक बढ़ाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मार्च 2027 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में SMFC इंडिया क्रेडिट का
नया सीईओ कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रवि नारायणन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने संजय सिंघल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वैश्विक सीईओ बने शैलेश जुजुरीकर। दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला एसबीके सिंह। डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। क्षमता निर्माण आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष बनी यश राधा चौहान। एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बने निखिल रविशंकर। उत्तर प्रदेश के 56वें मुख्य सचिव बने एसपी गोयल। और राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अभी हाल में गौरव बनर्जी को। पीबी बालाजी जगुआर लैंड रोवर के नए सीईओ नियुक्त हुए। इंडसन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने राजीव आनंद। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने पुष्पेंद्र सिंह। संजय वासयान ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के नए प्रमुख ए राजराजन बने। खालिद जमील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट कोर्स बनाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति हैं आसिफ अल जरदारी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन की तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 19वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 13 अगस्त की रात को आर्मी रॉकेट फोर्सेस के बनाने का ऐलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के हैं। दोस्तों, उन्होंने लगातार चौथी बार यह चुनाव जीता है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजीव बालियान को 102 वोट से हराया। राजीव प्रताप रूडी को 392 वोट मिले जबकि संजय बालियान को 290 वोट मिले। इस प्रकार राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को 102 वोटों से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डॉक्टर वेश पेश का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हॉकी खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय खेल जगत का एक प्रतिष्ठित शख्सियत अब नहीं रहा। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य रहे डॉक्टर वेश पेश का गुरुवार 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पेश न केवल भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर थे बल्कि एक खेल चिकित्सक दोस्तों, इसे फिर से सुने। पेश न केवल भारतीय हॉकी और टीम के पूर्व मिडफील्डर थे बल्कि एक खेल चिकित्सक, विशेषज्ञ, प्रशासक और मार्गदर्शक भी थे। वे अपने पीछे खेल जगत का समृद्ध विरासत और अपने बेटे भारत के दिग्गज टेनिस स्टार लैंडर पेस का गौरवपूर्ण नाम छोड़ गए। और दोस्तों, आपको बता दें, ये लगातार अपना योगदान करते रहे हैं और दोस्तों कोलकाता में ही निवास करते थे। और आपको बता दें 1996 से 2002 तक भारतीय रग्बी यूनिट के ये अध्यक्ष थे। और दोस्तों, इसके अलावा वो कलकत्ता क्रिकेट क्लब और फुटबॉल क्लब के भी अध्यक्ष रहे। और इनके पुत्र
ने तो बहुत नाम रोशन किया टेनिस दुनिया में और लगातार उन्होंने 7 बार ओलंपिक खेला है अपने देश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के लोगो और सुंबकर लॉन्च हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डेड अपडेट जानकारी और स्टैटिक जीके आपको निश्चित तौर से पसंद आए होंगे। वीडियो भली लंबी हो गई, लेकिन बेहतर जानकारी मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।